अनामिका शारदा सास बहू थे। वो दोनों मिलके समोसा का व्यापार शुरू करते हैं और बहुत ही सफल होते हैं। वो अपने कारोबार से बहुत पैसे कमाते थे। इस लाभ से वो दोनों बहुत खुश थे। पर अनामिका के पति जो व्यापार में फायदा होता था उससे कभी संतुष्ट नहीं होते थे और बात बात पे उन्हें सुनाते रहते थे। हमारा व्यापार और विकसित होना चाहिए और अधिक लाभ प्राप्त करना होगा। मुझे पता नहीं इसके लिए क्या करना चाहिए। इस तरह अनामिका के पति कहते हैं। उसे चाहे कुछ भी कहा जाए वो हाँ कहता था और वहां से चला जाता था। उसे कुछ समझ में नहीं आता था। थोड़ी देर बाद फिर दोनों फायदे की बात पर आते हैं। लाभ कमाने के लिए हमारे पास बस एक ही तरीका है। यदि हम मिलावट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लाभ होगा और भोजन में बिना मिलावट के फायदा करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए हमें मिलावट करनी पड़ेगी। सास बहू की बातें सुन के अनामिका के पति बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। मिलावट मतलब आलू समोसा में जो आलू होता है उसे बिना फेंक के फ्रिज में रख देना है और अगले दिन उसी आलू से समोसा बना लेना है। बिल्कुल ऐसा ही कॉर्न समोसा के साथ भी है। तेल के साथ भी वही है। जले हुए तेल को फेंकना नहीं है, उस तेल को फिर से इस्तेमाल करना है। इस तरह अनामिका के पति कहते हैं और वो भी उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सब मिलके एक जगह इकट्ठे होते हैं और जो फायदा हुआ था उसे गिनने लगते हैं। इस महीने हमें बहुत फायदे हुए हैं। इस बार तो हमें ना तेल खरीदने पड़ेंगे, ना कॉर्न खरीदने पड़ेंगे, ना टमाटर, ना प्याज, कुछ भी नहीं खरीदने होंगे। इस बार जो हमें फायदा हुआ है, अगर इसी तरह फायदा होता रहे फिर तो हम पैसे ही पैसे देखेंगे। अनामिका कहती है और कहती है कि अब से हम ऐसा ही करेंगे। इस बात से अनामिका के पति भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह दिन निकलते जाते हैं और वो और ज्यादा लालची होते रहते हैं। फिर पूरा परिवार सोचने लगते हैं कि और क्या किया जा सकता है। काफी देर सोचने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब सासू माँ कहती है, हमें जितने फायदे हो रहे हैं हम उतने लालची होते जा रहे हैं। कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि हम सबको ठग रहे हैं। सासू माँ कहती है। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं? हमें एक अच्छा घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। अभी से बचत करनी होगी। हमारे बच्चे, आपके पोते पोतियां तभी तो खुश रहेंगे। ये सब बच्चों के लिए ही है। वो तो सही कह रही हो, पर हमारा तरीका गलत है। इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। इससे पहले कि लोगों के आंखों में हम पड़ जाए, हमें इस तरह की मिलावटी का काम बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। तब तक रमेश ये सारी बातें छुपके सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर मेरी माँ की सोच बदल जाती है तो अनामिका की सोच भी बदल जाएगी। फिर ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा। जब रमेश ऐसा सोच ही रहा था तब तक अनामिका वहां आ जाती है। क्या जी, क्या सोच रहे हैं आप? बड़ी गहरी चिंतन में है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी सोच नहीं बदलने वाली। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं? पता है, आज मैं बाजार गई सब्जी खरीदने, आलू, प्याज, कॉर्न, क्योंकि मुझे पता था कितनी जरूरत है और कितना खरीदना है। इस तरह अनामिका कहती है। पर अनामिका की कोई भी बात उसके दिमाग में नहीं घुसता। वो बस देखते ही रह जाता है उसे। फिर अनामिका कहती है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना? अभी अभी आप और माँ मिलावटी का काम शुरू किए हैं, पर मैं तो ये काम बहुत पहले से करते आ रही हूँ। इसीलिए तो मैं ही सब्जियाँ खरीदने जाया करती हूँ। मैं सासू माँ के दिए हुए सूची से सब्जियाँ खरीदने जाती हूँ और उसमें से पैसे बचा लिया करती हूँ। उन बचे हुए पैसों से मैंने सोने का हार भी खरीदा, उसे अलमीरा में छुपा रखा है। अनामिका की बातें सुनकर उसके पति रमेश कहते हैं कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो तो बहुत ही होशियार है। ठीक है, अगर तुम्हारी माँ ने अपना मन नहीं बदला तो मुझे उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। वैसे भी आज नहीं तो कल वो मर ही जाएंगी और बाजार भाव के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। फिर उसके पति कहते हैं, ठीक है अनामिका,
फिर आज रात जब वो सोती है तो हम उनके चेहरे पर तकिया रख देंगे। सांस ना ले पाने की वजह से वो मर जाएगी। लोग पूछे तो हम कह देंगे कि दिल का दौरा पड़ा था। रमेश की इस तरह की सारी बातें उसकी माँ शारदा सुन लेती है। फिर वो कहती है, हे भगवान, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। वो कहती है। ये सुनकर अनामिका और अनामिका के पति दोनों डर जाते हैं और अकबका के अपनी बातचीत बंद कर देते हैं। फिर वो दोनों पीछे से आके अपनी सासू माँ का मुंह बंद कर देते हैं। वो सांस नहीं ले पाती है, इसीलिए वो वहीं पे मर जाती है। जो कुछ भी यहाँ होता है वो सारी घटना एक आदमी अपने फोन से रिकॉर्ड कर लेता है और जाके पुलिस के हाथों सौंप देता है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। अनामिका और रमेश को शारदा की जान लेने की वजह से हिरासत में ले लिया जाता है। एक मिलावटी व्यवसाय ने एक जीवन का बलिदान करवाया और 2 जीवनों को नष्ट करवा दिया। बस लालच की वजह से अच्छा खासा व्यापार नष्ट हो गया और उसी लालच की वजह से सासू माँ की जान चली गई और 2 बच्चे अनाथ हो गए। रमेश और कविता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती को रमेश की माँ शारदा को गलत लगता है। वो चाहती थी कि फिर वो दोनों शादी कर ले। असल बात तो ये थी कि रमेश और अनामिका एक दूसरे से प्यार करते थे। रमेश अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। उनके ना मानने के पीछे बात ये थी कि कविता बहुत ही अमीर खानदान से थी और अनामिका बहुत गरीब परिवार से थी। दिन गुजरते गए, फिर रमेश की शादी कविता के साथ हो जाती है। इस बारे में जब अनामिका को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। 1 साल निकल गए। कविता एक बच्ची को जन्म देती है और मर जाती है। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी तो कोई चाहिए था कि बच्ची के साथ साथ रमेश का भी ध्यान रखे, क्योंकि रमेश भी जवान था। इसीलिए शारदा उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचने लगती है। इस बारे में वो रमेश को जाके कहती है, माँ, मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मेरे ना चाहते हुए भी तुमने मेरी जबरदस्ती शादी कराई। जब सब कुछ ठीक हुआ तब ईश्वर ने कविता को ले लिया। ऐसा कहकर रमेश दुखी हो जाता है। देखो रमेश, जो होना था हो गया। मुझे नहीं पता कब मैं चल बसूं, इसीलिए तुम्हारी शादी होनी जरूरी है। इस बच्चे का कौन देखभाल करेगा? वो बार बार यही बात कहती रहती थी, पर रमेश को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब उसकी माँ जोर देती है और वो बच नहीं पाता, वो अनामिका की बात छेड़ता है। इस विषय में वो अपनी माँ से बात करता है, लेकिन शारदा तब भी नहीं चाहती थी अनामिका को उस घर की बहू बनाने के लिए। माँ, अगर मुझे शादी करनी हो तो मैं बस अनामिका से ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगा। फिर कोई चारा ही नहीं रहा। तब शारदा को उसकी बात माननी पड़ी और उन दोनों की उसने शादी करा दी। उन दोनों की शादी हो गई। अनामिका उस बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई। अनामिका क्योंकि गर्भवती नहीं हो रही थी, ये देखकर शारदा उससे कहती है, लड़की, क्योंकि मेरे बेटे की पहले से शादी हो गई थी इसीलिए हम बच गए, वरना तुम तो हमें वारिस भी नहीं देने के लायक हो। इस तरह उल्टा पुल्टा बातें कर कर उसे बहुत डांटती है। अनामिका को उसकी बातें बहुत बुरी लगती है। शारदा अनामिका को बात बात पर मारती थी, पीटती थी और बांझ है कहकर उसे तकलीफ पहुंचाती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन पड़ोसी अपने घर के शुभ काम के लिए अनामिका को बुलाते हैं। ये देखकर शारदा कहने लगती है, अरुणा, तुम्हें कुछ अकल नहीं है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता शुभ काम के लिए हर किसी को नहीं बुलाया जाता है? एक बांझ महिला को आमंत्रित कर रही हो। तुम्हारी बेटी अपनी ससुराल जा रही है खुशी खुशी, ऐसी बांझ महिला को क्यों आमंत्रित कर रही हो? उसकी पाप भरी दृष्टि तो घास को भी जला देगी। तुम्हारी बेटी का भी बदनाम होगा कि वो बांझ है बोल के। ऐसे लोगों को ना ही बुलाओ तो बेहतर है। इस तरह शारदा अनामिका को बहुत खरी खोटी सुनाती है। अनामिका रोते रोते अंदर चली जाती है। उस रात जब अनामिका के पति घर लौट आते हैं, अनामिका का चेहरा देखकर रमेश कहने लगता है, क्या हुआ अनामिका, तुम ऐसी क्यों लग रही हो? क्या हुआ बताओ। पर अनामिका कुछ भी नहीं कहती है उससे। अजी, हमारी शादी के 5 साल हो गए, फिर भी हमें कोई बच्चे नहीं हुए। लगता है मुझे कोई परेशानी है। एक बार मुझे अस्पताल ले चलो, मैं भी एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ।
इस तरह वो रमेश को रोते हुए कहती है। रमेश उसे समझाता है और कहता है कि कल उसे वो अस्पताल ले जाएगा। उसकी बात से अनामिका खुश हो जाती है और हाँ कह देती है। अगले दिन अनामिका और रमेश अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रियंका अनामिका की परीक्षा करती है और कहती है छोटी सी समस्या है, दवा खाने से ठीक हो जाएगी। फिर वो दवाइयां लेकर घर चले जाते हैं। डॉक्टर प्रियंका ने जो दवाइयां दी थी वो अनामिका लेना शुरू कर देती है। कुछ महीनों बाद अनामिका गर्भवती हो जाती है। इस खबर से अनामिका और रमेश दोनों बहुत खुश होते हैं, पर शारदा खुश नहीं होती है, बस ठीक है कहती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका गर्भवती होने की वजह से वो घर का ज्यादा कामकाज नहीं कर पाती है। उसकी सौतेली बेटी कीर्ति उसे हमेशा उसके साथ खेलने के लिए कहती है। बेटा कीर्ति, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं खेल सकती। तुम्हारा छोटा भाई मेरे पेट में है ना, इसीलिए बेटा। फिर रोते रोते कीर्ति शारदा के पास जाती है। फिर शारदा पूछती है कि वो क्यों रो रही है। तब कीर्ति कहती है कि उसकी माँ ने कहा कि वो उसके साथ नहीं खेल सकती। ये बात सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो जाके कहने लगती है। अरे अनामिका, मुझे तुम्हारी दुष्ट और गंदी योजना के बारे में पता है। तुम अपने बेटे को जन्म देने के बाद इसका ख्याल नहीं रखोगी। तुम्हें दया नहीं आती है, तुम बहुत क्रूर हो। उसके मन में जो आता है वो कहती है और फिर बाद में वो उसे पीटने भी लगती है। दादी दादी, उसे मत मारो, उसके पेट में बच्चा है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है, पर शारदा कीर्ति को भी साइड में ढकेल देती है। कीर्ति दूर जाके गिरती है। बाद में शारदा उसे उठा के अपने साथ लेके चली जाती है। अनामिका रोने लगती है। रात हो गई थी, फिर भी रमेश घर नहीं लौटा। इस बात से सभी को चिंता होती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहुत बुरी खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में रमेश की मौत हो गई है। इस विषय में जानने के बाद शारदा अनामिका दोनों ही बहुत रोते हैं। बाद में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि रमेश की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए शारदा अनामिका के साथ और दुर्व्यवहार करती है। अनामिका फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन साफ सफाई के दौरान बच्ची के आंखों में धूल चला जाता है। कीर्ति के आंखों में धूल जाने की वजह से अनामिका को वो दोषी ठहराती है और कहती है कि इस वजह से वो अनामिका को करंट शॉक देगी। फिर जैसा कहा था उसने अनामिका को करंट शॉक भी दिया। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक रात अनामिका को प्रसव पीड़ा शुरू होता है। एक रात अनामिका को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बेचारी अनामिका दर्द में तड़पती है। फिर एक पुत्र संतान को जन्म देती है और मर जाती है। अनामिका की मृत्यु के बाद शारदा को बहुत बुरा लगता है। बाद में शारदा खेत में काम करने लगती है और दोनों बच्चों को अकेले ही देखभाल करने लगती है।